गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे करंट अफेयर्स सेशन में। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशंस बेनिफिट दे रहे होंगे और आप अपने लर्निंग प्रोसेस में हर एक दिन और भी ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स शो एक वंडरफुल सक्सेस कोट के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, हार मानना ऑप्शन नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। चाहे आपको अपनी मंजिल को हासिल करने में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी भी ठोकरों का आपको सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन उदास होकर हार मानकर बैठ जाना ये तो कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि हार मान लेने से क्या होगा, आप अपने गोल अब देखिए, अगर आप हार भी रहे हैं तो हर एक दिन आप अपने गोल के और भी ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद पर वर्क कर रहे हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। हो सकता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट आप में रोज़ हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी सक्सेस के और भी ज़्यादा पास आते जा रहे हैं। यदि आज आप एक छोटी सी चीज़ भी नहीं सीखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस के रूप में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। The number one news is saying that Gujarat Chief Minister Vijay Rupani on June 22, 2021 announced the Gujarat Electric Vehicle Policy 2021। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये न्यूज़ कह रही है कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि विजय रूपानी, उन्होंने 22 जून 2021 को अनाउंस किया गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या है, आइए देखते हैं। द गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 aims to make Gujarat a hub for electric vehicles by promoting the use of electric vehicles in the state, reducing pollution generated by non-electric vehicles and boosting investments in electric mobility। तो यहाँ पर यही इसका एम है, इस पॉलिसी का एम यही है कि गुजरात को एक हब बनाया जा सके। किसका हब? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। क्योंकि हम सभी जानते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, अगर सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो इससे क्या होगा, जो ये हमारे नॉर्मल गैसेस पर चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, यानी कि जो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनकी वजह से जो पॉल्यूशन जनरेट होता है, उस पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। The state government estimates that the electric vehicle policy 2021 will aid in reducing carbon dioxide emissions by 6 lakh tons। और यहाँ पर गुजरात की सरकार का यह भी कहना है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 लागू हो जाती है तो इससे क्या होगा, 6 लाख टन्स तक की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये व्हीकल से निकलती है पॉल्यूशन के रूप में, इसको जो है क्या किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है, यानी कि रिड्यूस किया जा सकता है। और इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। एंड सेविंग फ्यूल एक्सपेंडिचर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 4 years। और साथ ही में इसका फ़ायदा यह भी है कि हम फ्यूल की भी सेविंग कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, ये सभी हम बाहर के देशों से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने देश में, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को बहुत ही भारी मात्रा में, अब क्योंकि कोई चीज़ अगर बाहर से हमारे देश में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, हमें उसके रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो हम जो है कितना सेव कर सकते हैं अगले 4 साल तक, ₹5 करोड़। आगे लिखा हुआ है, द गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 is the state's 4-year plan with a budget of ₹870 crore to accelerate the adoption of electric vehicles in the state। अब यहाँ पर इसका मतलब यह है
कि गुजरात की ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है 2021 की, ये 4 साल का प्लान है। बेसिकली जैसे हम भी कोई प्लान बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई गर्ल है या कोई भी है वो प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, मान लेते हैं कि यूपीएससी की, तो हर कोई प्लान बनाता है कि भाई मेरे पास अभी इतने साल हैं प्रिपरेशन के और इस तरीके से मैं ये पर्टिकुलर चीज़ इस टाइम पर कंप्लीट करूँगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से गुजरात की सरकार ने बजट बनाया है और इस बजट में टोटल कितने का खर्चा आएगा, ₹870 करोड़ का। किस लिए? ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन है उसे एक्सीलरेट किया जा सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर मूव ऑन करें। Fourth point is saying that the state government will offer subsidies to new buyers of electric vehicles and those investing in the infrastructure for electric vehicles। और एक खुशखबरी की बात यहाँ पर यह भी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज़ देगी। अब हो सकता है कि जो न्यू लर्नर्स हों, जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू की हो, उनको पता ना हो कि सब्सिडीज़ क्या होती हैं। देखिए सब्सिडीज़ क्या होती हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ छूट देती है। बेसिकली आप इसे एक डिस्काउंट की तरह भी कह सकते हैं कि ताकि अब देखिए अगर मान लीजिए सब्सिडी को आप एक डिस्काउंट की जगह रखकर देख लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप एक शॉप पर शोरूम में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाते हैं। मान लीजिए कि उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट है 5 लाख, ओके, एज एन एग्जाम्पल, ठीक। अब होगा क्या, मान लीजिए उस पर गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी 20%, तो अब 20% सब्सिडी मिल गई, तो अब आपके व्हीकल की कॉस्ट कितनी हो गई, 4 लाख हो गई। तो यानी कि अब आपको जो 5 लाख का व्हीकल था वो कितने लाख में मिलेगा, 4 लाख में। तो सब्सिडीज़ यही होती हैं। आई होप आपको सब्सिडीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, उन्होंने जो है सब्सिडीज़ भी ऑफ़र की हैं। जो भी लोग अब नए खरीदार, जो कस्टमर्स आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उनके लिए, एंड जो भी इंसान जो है इन्वेस्ट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन्हें भी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। Now the next news is also coming from the state of Gujarat. So let's see what is it. Gujarat Chief Minister Vijay Rupani on June 22, 2021 launched the Agricultural Diversification Scheme 2021। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी हैं, उन्होंने 22 जून 2021 को एक एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 लॉन्च की है। अब देखते हैं कि ये स्कीम क्या है और इस स्कीम से किनको फ़ायदा होने वाला है। This scheme will benefit Van Bandhu Kalyan Yojana farmers in tribal areas while making agriculture sustainable and profitable in tribal areas in Gujarat। अब ये स्कीम जो है इसका फ़ायदा वन बंधु कल्याण योजना फार्मर्स को होगा, यानी कि ये भी एक शायद स्कीम है, एंड जो कि ट्राइबल एरियाज़ में है। मतलब बेसिकली इस स्कीम का जो फ़ायदा है वो ट्राइबल एरिया में जो लोग हैं, यानी कि जो ट्राइबल पीपल हैं गुजरात के, उनको होने वाला है, ठीक है। एंड इसका दूसरा बेनिफिट यहाँ पर ये है कि जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल तरीके से होगा इस स्कीम के अकॉर्डिंग, ओके। एंड थर्ड लिखा हुआ है कि जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉफिटेबल भी होगा, किनके लिए, जो ट्राइबल एरियाज हैं गुजरात के। हम सभी जानते हैं, आई होप आप सभी को पता होगा ट्राइबल पीपल कौन होते हैं। ट्राइबल पीपल वो होते हैं जो कि आज के टाइम के हिसाब से, जैसे अभी हम सब मॉडर्न टाइम्स में रहते हैं, मान लीजिए अभी आप दिल्ली में चले जाएंगे तो आपको काफ़ी मॉडर्न लोग मिलेंगे, है ना। मतलब उनका एक खुद का एक स्टाइल है एंड ऑल। ऐसे ही जो है जब आप अपने नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी कुछ ट्राइबल पीपल, जैसे कि असम में अभी एक ट्राइबल कम्युनिटी है बोडो के बारे में सभी ने सुना होगा। एंड बोडो को असम की एक टेरिटोरियल लैंग्वेज का खिताब भी मिल चुका है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो इसीलिए ऐसे ट्राइबल पीपल होते हैं जो कि अभी भी अपना जीवन जो है वो जंगलों में व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो खुद को नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड वो खुद को नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रखना चाहते हैं। एंड ये जिस मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं, वो इस मॉडर्नाइजेशन से दे डू नॉट फॉलो दैट मॉडर्नाइजेशन। सो वही लोग ट्राइबल पीपल होते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा, बेसिकली कहा जाए अगर सिंपल शब्दों में, तो उनकी एक ये क्वालिटी होती है कि वो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं एंड वो वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ओके।
Now, second point is saying that more than 1.26 lakh farmers spread across 14 tribal districts in Gujarat will benefit from the scheme. अब ये बहुत ही अच्छी बात है कि 1.26 लाख से भी ज़्यादा फार्मर्स को जो है इस स्कीम का क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है. Now, the state government has implemented several lift irrigation schemes in the hilly areas of the tribal district to deliver irrigation water at high altitudes. अब यहाँ पर ये जो स्कीम है बेसिकली ये इरिगेशन स्कीम है, यानी कि यहाँ पे जो हाईली एरियाज जो होते हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के, यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ तक इरिगेशन वाटर को पहुँचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए हाई एल्टीट्यूड्स पर ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है. अब इस स्कीम से क्या होगा, इट विल एड फार्मर्स इन कल्टिवेटिंग ऑन देयर ओन लैंड एंड नॉट फेस डेप्रिवेशन ऑफ वाटर. अब इससे क्या होगा कि उन ट्राइबल पीपल की कैसे मदद हो जाएगी. अब क्योंकि जो पानी है, इरिगेशन वाटर है, उसको वहाँ तक सप्लाई किया जाएगा हाईली टेरेन एरिया तक, जो हिली एरियाज हैं, ठीक है. एंड उससे क्या होगा कि वो लोग वहीं पर अपनी खेती वगैरह कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और उन्हें पानी की जो कमी है वो देखने को नहीं मिलेगी. ठीक. अब यहाँ पर किस तरीके के सीड्स उगाए जाएंगे. सीड्स ऑफ क्रॉप्स लाइक टमेटो, कालाबाश यानी कि एंड बिटर मेलन, करेला, मेज, मिलेट एक्सेट्रा विल बी प्रोवाइडेड. एंड फर्टिलाइजर सीड असिस्टेंस ऑफ ₹31 करोड़ कंप्राइजिंग 45 kg ऑफ यूरिया, 50 kg ऑफ NPK. ये जो NPK है ये है नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. ओके, NPK का मतलब यही है, क्योंकि जो मान लीजिए अगर कोई साइंस का स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है तो N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर पोटेशियम. ठीक है, मतलब ये एक फर्टिलाइजर की तरह रेशियो होता है इसका, एक 8:4:1 समथिंग. एंड उस रेशियो में ये जो है पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र मिल जाता है मार्केट्स में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इसका क्या कॉन्सेप्ट है. एंड अभी के लिए इतना जानना बहुत ज़रूरी है कि N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम. एंड 50 kg ऑफ एमोनियम सल्फेट विल बी प्रोवाइडेड. तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजर सीड एसिस्टेंस के रूप में इनको ₹31 करोड़ की जो है एसिस्टेंस दी जाएगी, जिसमें क्या क्या होगा. इसमें 45 kg यूरिया होगा, 50 kg NPK होगा और 50 kg एमोनियम सल्फेट. ये इसीलिए होते हैं ताकि जो क्रॉप है वो और भी अच्छे से ग्रो करें, एंड मतलब क्रॉप जो है क्रॉप की काफ़ी अच्छी पैदावार हो. Now, this Yojana aims to improve the quality of life of tribal people, quality of education, provide sustainable employment opportunities for tribal people, bridge infrastructure gaps, and protect tribal culture and heritage. अब यहाँ पर इस योजना का बहुत ही ऑब्वियस है, हम सभी इसका जो ये बेनिफिट है खुद ही इस स्कीम के बारे में पढ़ के निकाल सकते हैं. अब देखिए, अगर ट्राइबल पीपल का बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर होने से क्या होगा, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ेगी, है ना, क्योंकि उनके पास एक इनकम सोर्स आ जाएगा, और जो है वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे. क्योंकि ज़रूर हमें, अब देखिए, हम जहाँ पर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी की बात का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आज हम अपने घर में स्कूल्स जाकर पढ़ रहे हैं तो ये सारे राइट्स उन बच्चों को भी मिलने चाहिए हैं. क्योंकि हम क्यों चाहेंगे, हम वो भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, क्या हम कभी चाहेंगे कि वो बच्चे पीछे रह जाएं और हम सिर्फ प्रोग्रेस करते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो ये सारी जो इक्वालिटी, ऐसी जगह पर हमें इक्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए है. ठीक है. अब क्योंकि उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे तो उनके पास इनकम आएगी, उनके बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो उनके बच्चे भी पढ़ेंगे और आगे चल के हो सकता है कि वो IAS PCS बने. ठीक है, I mean, जो भी उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो वो सारी चीज़ें कर पाएंगे. ठीक है. इससे क्या होगा कि सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ट्राइबल लोगों को. ऑब्वियस सी बात है भाई, आजकल रोजगार जैसी चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है इंडिया जैसी कंट्री के लिए. ठीक. एंड ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स. अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स का मतलब ये है कि जैसे हम लोग रहते हैं, हम लोगों की एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर मतलब काफ़ी हमारे घर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज होते हैं कि कोई पर्टिकुलर रूम है एंड ऑल.
सोसाइटीज़ में रहते हैं, लेकिन वो लोग तो बेचारे अभी भी जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर उनके पास इनकम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने रहने का जो वो है तरीका, उसको भी जो है और भी ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे, इन्हेंस करेंगे। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होंगे। एंड ट्राइबल कल्चर और हेरिटेज को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड ट्राइबल एरियाज इन गुजरात आर फाउंड अक्रॉस द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जहाँ जहाँ पर इस तरीके के लोग पाए जाते हैं, होते हैं। पहले हैं भरूच, दंग्स, पंचमहल, सौराष्ट्र, सबरकांठा, सूरत, तापी, वडोदरा एंड वलसद। Next news is about India and Fiji on June 22, 2021 signed a memorandum of understanding for cooperation in the field of agriculture and the allied sectors। अब देखिए ये न्यूज़ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर गुजरात नहीं है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है एक देश जिसका नाम है फीजी। तो इंडिया और फीजी के बीच में 22 जून 2021 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किस लिए साइन हुआ है, ताकि जो एग्रीकल्चर की फील्ड है उसमें कोऑपरेशन किया जा सके। ठीक है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और जो भी सेक्टर्स हैं उनमें दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर क्या कर सके, कोऑपरेट कर सके। As per Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, the signing of the Memorandum of Understanding between India and Fiji will prove to be a milestone in further strengthening the multifaceted cooperation between the two nations। अब जैसा कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और फीजी के बीच में, ये एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो है और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा, किस चीज़ को मजबूत बनाएगा, इन दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन को। Further, he added that Prime Minister Modi has always focused on the development of agriculture and villages from the very beginning। और साथ ही में उन्होंने यह भी कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से ही कृषि और जो है गांव के डेवलपमेंट पर हमेशा से ही शुरुआत से ही सबसे ज़्यादा फोकस किया है। The Memorandum of Understanding will provide cooperation in the fields of dairy industry development, root crop diversification, rice industry development, water resources management, food processing industry, coconut industry development, agriculture mechanization, agricultural research, food processing industry development, horticulture industry development, cultivation, animal husbandry, pest and diseases, post-harvest and milling, value addition and marketing, ब्रीडिंग एंड एग्रोनॉमी। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या किन किन फील्ड्स में ये दोनों कंट्रीज फीजी और इंडिया कोऑपरेट करने वाली हैं, जैसे कि जो डेयरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें। एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि ये जो पंजाब, हरियाणा और यूपी और बिहार जैसे ये जो स्टेट्स हैं, ये कई सालों से जो है एक ही फसल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि राइस, ओके, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। तो अब यही कहा जाता है कि देखिए, अब क्योंकि जैसे जैसे लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो उनको जो है ना, मतलब डिफरेंट चीज़ों की नीड्स है, तो इसीलिए इन्हें जो है कुछ डाइवर्स क्रॉप्स की ओर मूव ऑन करना चाहिए, यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जैसे अभी तक चावल उगाए जा रहे थे, तो और भी क्रॉप्स इन्हें जो है उगानी स्टार्ट करनी चाहिए है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे इंडिया का हो सकता है एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को उगाएंगे तो जिन देशों में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर क्रॉप की कमी है, तो हम बहुत इजीली उसे क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड राइस इंडस्ट्री डेवलपमेंट में ये दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करने वाली हैं, वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, कोकोनट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन मतलब कि अभी तक जैसे हमारे किसान जो है क्या करते हैं, हाथों से अपने सारे जो कृषि के काम है वो करते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया तरीके से जो है हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसका मतलब उसकी ग्रोथ हो सकती है अगर उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया जाए। हालांकि काफ़ी हद तक काफ़ी किसान आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, बट इसका अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया पेस से क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। और ये बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री डेवलपमेंट का है, कल्टीवेशन का है, एनिमल हस्बेंड्री है, पेस्ट और डिजीज
एक्सरसाइजेस के बारे में है, पोस्ट हार्वेस्ट और मिलिंग के बारे में है, एंड वैल्यू एडिशन मार्केटिंग एंड ब्रीडिंग एंड एग्रोनॉमी. Next news is about the Indian naval ships Teig and Kochi along with P-81 and MiG-29K aircraft participated in a passage exercise with the US Navy Carrier Strike Group Ronald Reagan during its transit through the Indian Ocean region. तो ये एक नेवल एक्सरसाइज हुई है इंडिया और किसके बीच में, यूएस नेवी के बीच में. And the two-day naval exercise between the countries will take place on 23 June and 24 June 2021. अब ये एक्सरसाइज 2 दिन हुई, 23 जून और 24 जून को दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द इंडियन नेवल वॉरशिप्स along with aircraft from the Indian Navy and the Air Force will be engaged in joint multi-domain operations along the Carrier Strike Group. अब यहाँ पर जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऑफिशियल रिलीज में कहा है कि जो इंडियन नेवल वॉरशिप्स हैं वो एयरक्राफ्ट जो है इंडियन नेवी के उनके साथ और एयरफोर्स के साथ जो है एंगेज होंगी इस जॉइंट मल्टी डोमेन ऑपरेशन में. किसके साथ, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ. The two-day exercise between the Indian Navy and US Navy aims at strengthening the bilateral relationship and cooperation by demonstrating the ability to coordinate and integrate comprehensively in maritime operations. अब देखिए इस टाइप की जो भी bilateral exercises होती रहती हैं, इनका मतलब एक मेन एम आप अगर अपने मेंस के एग्जामिनेशन में लिखना चाहें तो आप सभी तरीके की एक्सरसाइजेज में ये एम लिख सकते हैं कि बायलेटरल रिलेशनशिप को, अगर वो एक बायलेटरल एक्सरसाइज है यानी कि सिर्फ 2 देशों के बीच में हो रही है, तो बायलेटरल रिलेशनशिप को क्या स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए होती हैं, कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए होती हैं, ठीक है. एंड बेटर कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को मैनेज करने के लिए, ताकि वो देखिए अगर मान लीजिए इंडियन, मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ. जैसे मान लीजिए कि इंडियन आर्मी है, ठीक है, एंड एक यूएस की आर्मी है. अब देखिए इंडियन आर्मी ने मान लीजिए बहुत ज़्यादा, हमारी आर्मी जो है बहुत मेहनत करती है, ठीक है, लेकिन कहाँ पर, जो विद इन इंडिया की बाउंड्रीज में, मतलब जो इंडिया की ज्योग्राफी है हमारी आर्मी को वहाँ का सबका पता है. अब अगर मान लीजिए हमारी जो आर्मी है या फिर मान लीजिए कि यूएस की जो आर्मी है, उन्हें जो है यूएस की सारी बाउंड्रीज का पता होगा, अगर वो यहाँ आकर प्रैक्टिस करेगी हमारे इंडिया में आकर हमारी इंडियन आर्मी के साथ, तो इससे क्या होगा, वो हमारी ज्योग्राफीज़ को जान पाएंगे. हमारी ज्योग्राफीज़ को जान पाएंगे तो उन्हें जो है मान लीजिए कोई फ्यूचर में अगर वॉर कंडीशंस ना हो, भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन उन्हें अगर मान लीजिए प्रैक्टिस रहेगी तो वो हमेशा तैयार रहेंगे कि हमें किस तरीके से इंडिया की हेल्प करनी है या इंडिया को किस तरीके से यूएस की हेल्प करनी है, ठीक है. तो मतलब ज्योग्राफीज़ के बारे में पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे ये बाउंड्रीज़ हैं, तो बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी एंड एक बेटर कोऑपरेशन होगा, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग होगी दोनों आर्मीज के बीच में, इंटीग्रेशन होगा, ठीक. तो आप ये अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हैं इन्हें आप लर्न कर लीजिए ताकि आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इन सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकें, ठीक है. दी हाई टेम्पो ऑपरेशंस ड्यूरिंग द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस विल इंक्लूड एडवांस्ड एयर डिफेंस एक्सरसाइजेज, एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेज एंड क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस. अब ये जो भी ऑपरेशंस हैं इन दोनों के बीच में, इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में, इसमें एयर डिफेंस एक्सरसाइजेज होंगी, एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेज होंगी और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होंगे. The participating forces will also endeavor to hone their war-fighting skills as well as enhance their interoperability as an integrated force to promote peace, security, and stability in the maritime domain. The US and Indian Navy undertake a host of bilateral and multilateral exercises on a regular basis. अब हाँ, ये बहुत ही जानने वाली बात है कि जो इंडिया, भारतीय और यूएस की नेवी है, ये मतलब एक रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइजेस करती रहती हैं, multilateral या bilateral exercises, and the exercises underscore the shared values as partner navies in ensuring commitment to an inclusive, open, and rule-based international order. Next news is very interesting as it is saying that Apollo Hospitals director Upasana Kamineni has been named as the ambassador of Forest Frontline Heroes by the Worldwide Fund for Nature India. ये जो उपासना केमिनेनी है ये एक रिनाउंड बिजनेस वुमेन है और ये वाइस चेयरपर्सन है किसकी, अपोलो हॉस्पिटल्स की, एंड शी इज़ द फाउंडर ऑफ योर लाइफ.
At the position, Upasana Kamineni's focus will be on several states across the country, covering most eco-regions. अब देखिए इनको क्या बनाया गया, इनको एम्बेसडर बना दिया गया है किसका, फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का. किसने बनाया है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने, यानी कि WWF इंडिया में. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है SSC एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. तो इनका नाम बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, जो MCQs टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जब प्रीलिम्स में भी आ सकता है. तो इनका नाम है उपासना कामिनेनी, ठीक है. एंड इनका कहना है, अब क्योंकि इन्हें एम्बेसडर बना दिया गया है, तो ये कह रही है कि जो पूरे देश में बहुत सेवरल स्टेट्स में जो भी इको रीजन्स हैं उनके बारे में ये उन्हें देखेंगी. एंड हर वर्क विल बी टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स इन हॉस्पिटल्स. एंड इनके जो एफर्ट्स होंगे जो इनका काम होगा वो इसलिए होगा कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हॉस्पिटल्स में इतनी बड़ी महामारी के दौरान पूरी शिद्दत और लगन से हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य को बचाने में लगे हुए हैं, उन सभी को सपोर्ट करना इनका काम जो है अप्रिशिएट करेगा. ये इस तरीके से काम करेंगे कि उन सभी को अप्रिशिएट किया जा सके, सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को, एज वेल एज इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्पेस. अब देखिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, हम सभी जानते हैं फॉरेस्ट में भी कुछ लोग डिप्लॉयड होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, तो उनके लिए भी इनको ये अप्रिशिएट करेंगी. एंड स्पीकिंग ऑन हर न्यू रोल, उपासना कामिनेनी सेड इन अ स्टेटमेंट दैट शी हैज बीन ऑन द साइड वेयर फ्रंट लाइन वर्कर्स इन द हॉस्पिटल्स आर टायरलेसली वर्किंग टू सेव लाइव्स. इनका देखिए कितना बढ़िया कथन इन्होंने कहा है. इनका कहना है कि ये इस तरीके से काम करेंगी, ये किसकी ओर ढलकर काम करेंगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए काम करेंगी. क्यों? क्योंकि ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं ये वो हीरोज हैं जो कि बिना थके, मतलब बिना अपनी थकान को देखे हुए, बिना अपनी रातों की नींदों को देखे हुए ये जो है कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं लोगों की जान को बचाने के लिए. एंड इनकी इस मेहनत और शिद्दत को देखकर शी इज सेइंग दैट शी विल वर्क हार्ड फॉर दीज फ्रंटलाइन वर्कर्स. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वर्ल्ड ओलंपिक डे 2021. सो 23 जून को हर साल ये वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाया जाता है. एंड लेट्स सी कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था. On 23 June 1894, delegates from 12 countries gathered at the Sorbonne, Paris, to support Pierre de Coubertin's proposal to revive the Olympic Games. अब देखिए 23 जून 1894 में जो डेलीगेट्स थे 12 कंट्रीज़ के, वो पेरिस में एक जगह है सोरबोने, वहाँ पर क्या हुए, इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि ये जो ओलंपिक गेम्स हैं इनको दोबारा से क्या कर देना चाहिए है, रिवाइव कर देना चाहिए है, दोबारा से शुरू कर देना चाहिए है. ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि ये ऐसा दोबारा से शुरू करने वाली बात क्यों आई, क्योंकि इसका मतलब तो ये है ना कि पहले भी कभी ओलंपिक गेम्स होते होंगे. सो वही चीज़ जो है मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगी. एंड दिस मार्क द बर्थ ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट एंड द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. एंड इसी दिन से जो है क्या हुआ, किस चीज़ का जन्म होता है, इसी चीज़ से जन्म हुआ मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट का और फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. ओलंपिक डे इज बेस्ड ऑन द 3 पिलर्स. अब ये जो ओलंपिक डे है ये 3 पिलर्स पर बेस्ड है. पहला पिलर है इसका मूव, सेकेंड पिलर है लर्न एंड थर्ड पिलर है डिस्कवर. 7th न्यूज इज अबाउट at United Nations Human Rights Commission, grave concerns raised over Xinjiang. Over 40 countries urge Beijing to give United Nations Rights Chief access to the region and arbitrary detention. ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल न्यूज़ है, क्योंकि देखिए जैसा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी कहा है कि जो 40 कंट्रीज़ भी आगे आई हैं उन्होंने कहा है कि चाइना की कैपिटल बीजिंग है. हम सभी जानते हैं कि बीजिंग को जो है जो चीफ हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्हें जो चाइना का जिनजियांग रीजन है वहाँ पर एक्सेस दे देना चाहिए है, ताकि वहाँ पर देखिए ये पता लगाया जा सके कि वहाँ के लोगों की कैसी कंडीशंस हैं. क्योंकि जो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता है वहाँ की कम्युनिटी के साथ. चाइना वालों जो चाइना के लोग हैं वो करते हैं, चाइना की मिलिट्री. एंड चलिए देखते हैं क्या है इसमें. मोर देन 40 कंट्रीज लेड बाय कैनेडा वॉइस्ड ग्रेव कंसर्न्स एट द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑन ट्यूसडे अबाउट चाइनाज एक्शंस इन जिनजियांग, हांगकांग एंड तिब्बत. देखिए 40 से ज़्यादा कंट्रीज आगे आई हैं
ठीक है, और उन्होंने कहा है कि ये जो चाइना के एक्शंस हैं जिनजियांग के में और हांगकांग में और तिब्बत में, इन चीज़ों को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई है. ट्रिगरिंग अ फियर्स बैकलैश फ्रॉम बीजिंग, द वाइडली एंटिसिपेटेड जॉइंट स्टेटमेंट हैड बीन इन द पाइपलाइन फॉर सेवरल डेज एंड वॉज डिलीवर्ड ऑन डे 2 of the 47th session of the Council in Geneva. We are gravely concerned about the human rights situation in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. कनाडा के एम्बेसडर लेस्लाई नॉर्टन ने कहा है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से उन्हें चिंता है कि जिस तरीके की ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है जिनजियांग में यूगर कम्युनिटी के साथ. एंड द स्टेटमेंट वॉज बैक्ड बाई ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन एंड द यूएस अमंग अदर्स. इन सारी कंट्रीज़ ने इस स्टेटमेंट को क्या किया है, सपोर्ट किया है. 8 News is saying that the world's first genetically modified rubber sapling planted in Assam Institute says it is tailored for the climate of the northeast. देखिए, जैसा कि मैंने कल ही एक बीटी कॉटन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट था. एंड आज ही कितने उसकी बात है कि कोइंसिडेंटली आज ही एक मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग के बारे में एक न्यूज़ मिली है कि मतलब पूरी दुनिया की सबसे पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग कहाँ पे प्लांट की गई है, असम में. ठीक है, एंड क्यों की गई है आइए जानते हैं बाकी की न्यूज़ में. दैट अ रबर बोर्ड रिसर्च फार्म ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी नाउ sports the world's first genetically modified rubber plant tailored for the climatic conditions in the northeast. तो पूरे दुनिया की ये जो न्यूज़ है ये पूरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग कौन से स्टेट में प्लांट की गई है, असम में. बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इसे. द जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर हैज़ एडिशनल कॉपीज ऑफ द जीन मेन्सोड और मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इंसर्टेड इन द प्लांट. अब देखिए, इसमें जो जीन में जो चेंजेस किए गए हैं उसका नाम है मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज. ठीक है, इसको प्लांट में इंसर्ट किया गया है विच इज एक्सपेक्टेड टू टाइड ओवर द सीवियर कोल्ड कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि विंटर्स के समय पे बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड कंडीशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो ओरिजिनल रबर प्लांट है जिसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशंस नहीं की गई हैं, तो ये अच्छे से क्या है ग्रो नहीं कर पाता. तो इसमें इसीलिए कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की गई हैं इस रबर प्लांट में, ताकि क्या हो, ताकि जो विंटर की कंडीशंस हैं उसको वो प्लांट क्या कर सके, उन्हें उन सारी कंडीशंस को टैकल करके, चाहे कितना भी सीवियर कोल्ड क्यों ना हो जाए, उन सारी कंडीशंस को टैकल करके ये जो प्लांट है ये क्या कर सके, ग्रो कर सके. ठीक है, तो देखिए कितना मतलब टेक्नोलॉजी कितने आगे निकल रही है. एंड यूपीएससी के GS3 में क्या कहते हैं, GS3 में बहुत ही बड़ा हिस्सा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो इसीलिए ये जो बच्चे यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. The plant was developed at the Kerala-based Rubber Research Institute of India. इस प्लांट को कहाँ पे डेवलप किया गया है, केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इंडिया का, वहाँ पर RRII में. Planting the genetically modified rubber at the research farm at Sarutari off the highway to Meghalaya capital Shillong on June 22, Rubber Board Chairman and Executive Director K.N. Raghavan said the RRII had earlier developed 2 high-yielding hybrid clones of rubber adapted to the climatic conditions of the northeast. तो यहाँ इनके चेयरमैन का कहना है, ये जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं के राघवन, इन्होंने कहा है कि ये जो इंस्टीट्यूट है RRII, इसने पहले भी क्या किया था, इसने 2 हाई यील्डिंग हाइब्रिड क्लोन्स बनाए थे, किसके, रबड़ के. और वो ऐसे हाइब्रिड क्लोन्स थे कि वो जो असम का नॉर्थ ईस्ट का जो वो क्या कहते हैं क्लाइमेट है ना, उसको क्या कर सकते थे, इन द सेंस कि वो उसे डेवलप, मतलब उसमें भी वो रह सकते थे. ठीक है, उन्हें उस हाईली कोल्ड एनवायरनमेंट से जो नॉर्थ ईस्ट का है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते थे. ठीक है, अब बाद में इनका कहना है, दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैज़ बीन डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली
for this region after years of painstaking research in RRI's बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी। और ये पहली बार हुआ है कि कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है इस रीजन में क्या की गई है, डेवलप की गई है। नेचुरल रबर इज अ नेटिव ऑफ वार्म ह्यूमिड अमेजन फॉरेस्ट। अब जो नेचुरल रबर होती है वो कहाँ पर मिलती है, जो वार्म ह्यूमिड अमेजन फॉरेस्ट हैं वहाँ की है। एंड इज नॉट नेचुरली सूटेड फॉर द कोल्डर कंडीशंस इन द नॉर्थ ईस्ट। और वो नेचुरली जो है मतलब नॉर्थ ईस्ट में जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पे वो सुटेबल नहीं है, वो नहीं उग सकती वहाँ पर, ठीक है। सो लेबोरेटरी स्टडीज इज कंडक्टेड एट द RRII showed the rubber plants, the genetically modified rubber plants, overexpressed the Mensor gene as expected. Now it's time for the one-liners. So let's see what's there in the one-liners. The number one-liner is saying that hub to manufacture COVID-19 vaccine in South Africa. The World Health Organization का कहना है कि ये अब साउथ अफ्रीका में क्या किया जाएगा, एक हब बनाया जाएगा ताकि जो कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं वो साउथ अफ्रीका में क्या की जा सके, मैन्युफैक्चर की जा सके। World Health Organization will set up a hub to produce COVID-19 vaccines in South Africa. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक हब को सेटअप करेगा ताकि कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं उन्हें साउथ अफ्रीका में क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके। द डिसीजन हैज बीन टेकन टू गिव डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन टू द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज अबाउट द नो हाउ एंड द लाइसेंसेस टू प्रोड्यूस द वैक्सीन्स। द न्यूज वॉज शेयर्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डिसीजन क्यों लिया गया है, ताकि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनको भी क्या दिया जा सके, उनको बताया जा सके और उन्हें लाइसेंसेस दिए जा सकें वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने के। सेकेंड न्यूज है एंटीबॉडीज ऑफ निपा वायरस फाउंड इन इंडिया। अब देखिए, इस न्यूज को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। देखिए, अभी जैसे कि कोविड आया था, ठीक है, पिछले साल, तो पिछले साल हमें एक न्यूज आई थी कि महाराष्ट्र में कुछ लोग जो है झुग्गियों में रहते हैं एंड वो मतलब उनके बीच में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ थी नहीं। वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सफोकेटेड एरियाज में रहते थे एंड उसके बावजूद भी उनमें से किसी को भी कोविड नहीं हुआ था, ठीक है, किसी को भी कोविड नहीं हुआ था। एंड इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर जो है उस वायरस से लड़ने की क्या है, मतलब इम्यूनिटी है, ठीक है। एक न्यूज़ वो आई थी एंड उसके बाद एक दिल्ली से भी न्यूज़ आई थी कि काफ़ी जो लोग हैं उसमें कुछ सेरो सर्वेज हुए थे। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम बट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। एंड उसमें बताया गया था कि बहुत से जो लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको कोरोना हो गया है एंड उसके बावजूद भी वो बीमार नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ने उसी हिसाब से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं कि जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो है कोविड क्या कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान के अंदर जो है कोविड कोरोना वायरस चला गया। अब होगा क्या, उस बंदे की जो बॉडी है उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ ऐसी एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस करने लगती है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये उस वायरस से लड़ने लगती हैं। अब ये लड़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वायरस है दोनों में से कोई एक हार जाएगा। अगर वायरस हार जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान के अंदर, जिसके अंदर वो वायरस गया था, अब उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि अगर उसके अंदर वायरस आ जाए तो उसकी बॉडी उस वायरस से क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है। तो ये तो होती हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक निपा वायरस आया था, आपने सुना होगा इसका नाम, पहले काफ़ी न्यूज़ में था कि इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इंडिया में पाई गई हैं। अब किस ऑर्गेनिज्म में पाई गई हैं इस बारे में पढ़ना है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द निपा वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन सम बैट स्पेशीज फ्रॉम अ केव इन महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अब देखिए, एक बैट स्पेशीज में पाई गई हैं ये एंटीबॉडीज, किसमें, बैट स्पेशीज में। और ये बैट कहाँ पे है, जो महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में, वहाँ की केव है, उसमें ये बैट स्पेशीज पाई जाती हैं। दिस स्टडी बाय द रिसर्चर्स हैज फाउंड द वायरस एंड इट्स एंटीबॉडीज इन डिफरेंट बैट स्पेशीज, ठीक है। स्टडी के द्वारा जो रिसर्चर्स ने स्टडी की है उसमें पता लगाया गया है कि जो वायरस है और इसकी जो एंटीबॉडीज हैं वो डिफरेंट बैट स्पेशीज में पाई जाती हैं, ठीक। इसके बाद है थर्ड न्यूज इज फ्रॉम एथलेटिक्स। तजिंदर पाल सिंह तूर क्वालिफाइज फॉर टोक्यो गेम्स इन शॉर्ट पुट विद न्यू एशियन रिकॉर्ड थ्रो ऑफ 21.49 मीटर्स इन द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 इन पटियाला। सो इस बेसिकली इस न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो तजिंदर सिंह तूर हैं ये कौन सा गेम खेलते हैं, तो ये शॉर्ट पुट करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो डिफेंस एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल एफकेट में स्पोर्ट्स को लेकर ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है, उसमें वो पूछ लेते
देता है कि ये पर्टिकुलर जो प्लेयर है किस स्पोर्ट फील्ड से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ये आप जो है इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में रहे जब आप एग्जाम दे रहे हो। और इन्हीं में से, इसी करंट अफेयर में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में स्ट्राइक करे कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने तब पढ़ी थी, और आप हमेशा सही आंसर करोगे। ठीक है, तो जो तजिंदर पाल सिंह तूर हैं, इन्होंने टोक्यो गेम्स के लिए शॉर्टपुट में जो है क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। अभी हम जानते हैं कि टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो उसी के लिए। Fourth is saying that Goa Shipyard Limited gets contract to build 2 pollution control vessels for the Indian Coast Guard for rupees 583 crores। तो जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल्स को क्या करने का, बनाने का, बिल्ड करने का। किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और कितने का खर्चा है इसमें? रुपीज 583 करोड़। Fifth is saying that Armament Research and Development Establishment Pune develops state-of-the-art canopy severance system for fighter aircraft, which helps safe ejection of pilot in distress. Sixth news is saying that buy electronic weighing machines for ration shops from EPOS। एंड व्हाट आर EPOS? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सेविंग सेंटर टू स्टेट। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राज्य सरकारों से कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स हैं राशन शॉप्स के लिए, वो कहाँ से लेनी है? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS से। ठीक है, उसके बाद 7th है वर्ल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी एंड MOS फॉर एजुकेशन संजय धोत्रे इनॉग्रेट टॉय कैथॉन 2021 ग्रैंड फिनाले। तो ये जो WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने स्मृति ईरानी और इनके साथ संजय धोत्रे ने मिलकर जो है क्या इनॉग्रेट किया है? टॉय कैथन 2021 का ग्रैंड फिनाले। 8th news is saying that Cuba says its 3-shot Abdala vaccine 92.28% effective against coronavirus, not using foreign vaccines। क्यूबा एक कंट्री है, एक देश है, और इसका कहना है कि इनकी जो होममेड वैक्सीन है, यानी कि जो इनके देश में बनने वाली वैक्सीन है जिसका नाम है एब्डाला वैक्सीन, वो 92.28% इफेक्टिव है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। यानी कि अगर मान लीजिए वहां पर किसी पर्सन को कोरोना हो जाता है तो 92.28% चांसेस है कि वो बच जाएगा। ठीक है, एंड इसीलिए उनका कहना है कि वो फॉरेन वैक्सीन्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। 9th is saying that Kerala High Court stays order of Lakshadweep administration to remove meat products from the menu of midday meals for school children। यहाँ पर केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो क्या कहते हैं, जो बच्चों की मिड डे मील्स हैं लक्षद्वीप में, वहाँ पर जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उनके मिड डे मील्स में, उसको क्या कर दिया जाए? रिमूव कर दिया जाए। 10th is saying that Britain posts liaison officer at Indian Navy's Information Fusion Center at Gurgaon। 11th, Indian Farmers Fertilizer Cooperative informed on June 23, 2021 that it will set up a nano urea liquid। Indian Farmers Fertilizer Cooperative यानी कि IFFCO ने इन्फॉर्म किया है कि ये जो है एक नैनो यूरिया लिक्विड को क्या करेगी? सेटअप करेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अर्जेंटीना। कहाँ पर करेगी? अर्जेंटीना में। द प्लांट विल बी सेटअप बाय IFFCO इन पार्टनरशिप विद द कोऑपरेटिव कॉन्फेडरेशन ऑफ अर्जेंटीना एंड इंस्टीट्यूटो नेशनल डे एसोसिएटिव विज्मो वाई इकोनॉमिया सोशल इनियस। इफको जो है पूरे दुनिया की सबसे बिगेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफको जो है पूरे वर्ल्ड की बिगेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कौन सी है? तो वो इफको है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। इट हैड अर्लियर ऑल्सो साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्राजील कोऑपरेटिव टू सेट अप अ सिमिलर प्लांट इन ब्राजील। अब ये ऐसा पहली बार नहीं है कि अर्जेंटीना में कोई ऐसा प्लांट लगाने वाली है। ये पहले भी जो है इसी तरीके की सेम डील जो है, एक सेम तरीके का सेटअप जो है ब्राजील में भी सेटअप कर चुके हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डे एंड सो लेट्स रीड देम क्विकली। Midfielder Manpreet Singh was on to June 2021 named captain of India's 16-member Olympic-bound men's hockey team। तो ये जो मिडफील्डर मनप्रीत सिंह हैं, इनको 22 जून 2021 में क्या बना दिया गया है? हॉकी टीम का, मेंस हॉकी टीम का क्या बना दिया गया है? कैप्टन बना दिया गया है। Defenders Birinder Lakra and Harmanpreet Singh have been named as vice captains of the team and this will be
मनप्रीत थर्ड ओलंपिक गेम्स। ये जो डिफेंडर्स हैं बीरेंद्र लाकरा और हरमनप्रीत सिंह, इनको जो है वाइस कैप्टन्स बना दिया गया है टीम का। और मनप्रीत जी ये जो प्लेयर है मनप्रीत सिंह, इनका ये थर्ड ओलंपिक गेम है। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडिया अंडर मनप्रीत captaincy had won the 2017 Asia Cup, 2018 Asian Champions Trophy and the 2019 फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी सीरीज फाइनल। ये जो इंडिया ने जो है मनप्रीत जी की कैप्टेंसी के अंदर जो है 2017 का एशिया कप भी जीता था, 2018 का एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीती थी एंड 2019 का फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी सीरीज फाइनल भी जीता था। तो भाई इन्हें कैप्टन, तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें तो कैप्टन बनाना ही चाहिए जब इनकी वजह से इतने सारे अचीवमेंट्स मिले हैं। द टीम लेड बाय मनप्रीत हैड ऑल्सो मेड इट टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2018 इन भुवनेश्वर। एंड जो टीम, जिस टीम में ये मनप्रीत सिंह प्लेयर थे हॉकी के, इनकी वजह से जो है क्वार्टर फाइनल्स में भी पहुंच गए थे फेडरेशन ऑफ इंडिया हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2018 में। कहाँ पर हुआ था? जो कि भुवनेश्वर में। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो मनप्रीत सिंह हैं ये किस गेम से बिलोंग करते हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, हॉकी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन रेसलर विनेश फोगाट विल बी द टॉप सीडेड इन द वुमेन्स 53 kg कैटेगरी फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि जो विनेश फोगाट हैं इंडियन रेसलर हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता, किसने दंगल नहीं देखी। ठीक है, तो हम सभी ने देखी है और बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हम सभी के लिए। एंड ये जो इंडियन रेसलर विनेश फोगाट हैं ये टॉप सीडेड वुमेन्स 53 kg कैटेगरी के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में ये परफॉर्म करेंगी। Japanese wrestler Mayu Mukaida is second, while Liuza Valverde Melendez is at the third position in the weight category। यानी कि विनेश फोगाट के बाद ये दोनों हैं जापान की रेसलर्स जो कि सेकंड और थर्ड पोजीशंस पर हैं। विनेश हैड क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन द 53 kg कैटेगरी अर्लियर दिस मंथ एट द पोलैंड ओपन। जो विनेश फोगाट हैं उनको पोलैंड ओपन में भी 53 kg कैटेगरी के लिए गोल्ड मेडल मिला था अभी के इसी महीने। एंड मिजोरम स्पोर्ट्स मिनिस्टर रॉबर्ट रोमाविया रोयटे हैज अनाउंस्ड अ कैश इंसेंटिव वर्थ ₹11 लाख टू अ लिविंग पेरेंट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये जो मिजोरम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं रॉबर्ट रोमाविया रोयटे, इन्होंने अनाउंस किया है कैश इंसेंटिव जो कि कितने लाख रुपीस का है, 1 लाख रुपीस का है एक लिविंग पेरेंट को विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। The minister has made the announcement in his constituency to encourage population growth among the demographically small Mizo communities। अब देखिए ये जो कैश इंसेंटिव इन्होंने मिजोरम के ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं रॉबर्ट रोमाविया रोयटे, इन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि ये चाहते हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है मीज़ो कम्युनिटी वो क्या है डेमोग्राफिकली स्मॉल मीज़ो कम्युनिटी है एंड वो चाहते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो करे। तो इसीलिए वहाँ पे जो एक ऐसा कोई पेरेंट होगा जिसके सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे तो इन्होंने उसको क्या दिए हैं 1 लाख रुपीज़ के इंसेंटिव से उसको क्या किया है सम्मानित किया है। ओके, so here we reach to the end of our current affairs session। I hope that you have all liked this session and you have understood all the topics that I have described in this session। And if you like the session then please do like it, and if you are new to my channel then do not forget to subscribe it, and please do share your views in the comments section because it's your views in the comments that really motivate me, and these your comments, your likes and whatever the messages I get on other social media apps, all those messages really appreciate me a lot, and all those messages force me to make more such videos like this। And thank you friends, have a wonderful day ahead, and we will come back again with a new current affairs video tomorrow, and till then goodbye and take care of yourself and your families, and whenever you go out be double masked, and please do care of yourself and your families, and have